हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट 2 करेंगे और इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में साबुन, साबुन के प्रकार, साबुन क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। मतलब साबुन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अपमार्जक को भी कंप्लीट करेंगे और अपमार्जक जितने टाइप का होता है, जो होता है, सब कंप्लीट करेंगे और अंत में जाकर हम साबुन और अपमार्जक में अंतर करेंगे। ठीक है। इसके बाद खाद्य जो पदार्थों में जो रसायन होता है वो क्या होता है, भोजन रंग क्या होता है, एस्पार्टेम क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद जो परिरक्षक क्या होते हैं, ये सब चीजें। मतलब दोस्तों हम कहें आज की वीडियो एक लंबी वीडियो होने वाली है और इसमें हम पूरी जो जितनी दैनिक जीवन में रसायन बची है, इस पूरी दैनिक जीवन में रसायन को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलो, तो इतना दोस्तों, इतना आज की वीडियो में हम पूरा सब कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हाँ, इसका पहला पार्ट आपको मिल चुका है, यदि आपने नहीं देखा तो आप पहले पार्ट को देखिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। चलो, तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे साबुन। ये साबुन क्या होती है, साबुन क्या होती है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, जो साबुन होती है, साबुन जो उच्च बसा अम्ल होते हैं, उन उच्च बसा अम्लों का सोडियम और पोटेशियम लवण होती है। लेकिन बात तो यह है कि उच्च बसा अम्ल होते क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि जो उच्च बसा अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं। तो दोस्तों उच्च बसा अम्लों में आता है स्टीयरिक अम्ल। कौन आता है? स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल ये उच्च बसा अम्ल है। ये स्टीयरिक अम्ल क्या होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा है कि जो CH3 जो COO होता है, CH3 जो COO होता है, ये होता है एसीटेट। क्या होता है? एसीटेट। तो इसी प्रकार का दोस्तों C17H35, C17H35COO, COO जो होता है वो होता है दोस्तों स्टीयरिक। क्या होता है? स्टीयरिक होता है। C17H35COO जो होता है वो होता है स्टीयरिक, और जो इससे मिलकर जो अम्ल बनता है वो बनता है स्टीयरिक अम्ल। तो ये स्टीयरिक अम्ल होता है। और दोस्तों आप पॉमीटिक अम्ल को भी जानते होंगे। किसको? पॉमीटिक अम्ल, पॉमीटिक अम्ल, पॉमीटिक अम्ल। ठीक है। तो इस पॉमीटिक अम्ल को भी आपका पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो पॉमीटिक अम्ल होता है दोस्तों C17H31COO, ये होता है पॉमीटिक, ये होता है स्टीयरिक, है ना। तो आप ये चीज जान रहे हो, नहीं जानते तो आप समझ लो कि ये होते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई जो साबुन होता है, क्या होता है? साबुन। तो जो साबुन होता है मेरे भाई, ये उच्च बसा अम्ल है। कौन है ये? उच्च बसा अम्ल, उच्च बसा अम्ल। कौन? स्टीयरिक अम्ल और पॉमीटिक अम्ल। तो जो साबुन होता है ये उच्च बसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, पॉमीटिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। कौन सा? सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। ठीक है। देखो इसमें हम के लगा देंगे, इसमें हम क्या लगा देंगे? के। तो ये स्टीयरिक अम्ल का कौन सा लवण हो गया? पोटेशियम लवण हो गया। क्यों? के को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम बोलते हैं। ठीक है। तो ये पोटेशियम लवण हो गया। और यदि हम C17H35COO Na में हम मतलब इसमें हम Na लगा देंगे तो ये उच्च बसा अम्लों का कौन सा लवण हो गया? सोडियम लवण हो गया। ऐसा हम इसमें भी कर सकते हैं। इसमें हम Na लगा देंगे तो ये सोडियम लवण हो गया, और यदि हम इसमें के लगा देंगे तो ये कौन सा लवण हो गया? पोटेशियम लवण हो गया। कौन सा लवण हो गया? पोटेशियम लवण हो गया। मतलब दोस्तों जो साबुन होती है ये उच्च बसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, पॉमीटिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होती है। सोडियम या पोटेशियम लवण होती है। अब इसमें हमने ये पोटेशियम लवण बना दिया, इसमें हमने ये सोडियम लवण बना दिया, मतलब ये साबुन है। ये भी साबुन है और ये भी साबुन है, मतलब ये दोनों साबुन है। ये साबुन का सूत्र है, ये भी साबुन का सूत्र है और ये भी साबुन का सूत्र है। बट ये कौन सी साबुन है और ये कौन सी साबुन है? तो दोस्तों जो जो पोटेशियम से जो साबुन बनती है, जो साबुन किससे बनती है? पोटेशियम से बनती है। मतलब जो पोटेशियम का लवण होती है जो साबुन, वो होती है नहाने वाली साबुन। हमने देखा है ना, हमारे घर में दो प्रकार की साबुन आती है, एक नहाने वाली साबुन आती है और एक कपड़े धोने वाली साबुन आती है। तो ये है नहाने वाली साबुन। कौन सी साबुन? नहाने वाली साबुन। और दोस्तों जो सोडियम लवण होती है, मतलब जो सोडियम लवण बनाता, मतलब जिसका सोडियम लवण होता है, यदि कोई स्टीयरिक अम्ल या पॉमीटिक अम्ल का यदि सोडियम लवण होता है,
तो वो होती है कपड़े धोने वाली साबुन। कौन सी साबुन? कपड़े धोने वाली साबुन। तो ये कपड़े धोने वाले साबुन का सूत्र है और ये नहाने वाली साबुन का सूत्र है। तो ध्यान रखना, नहाने वाली साबुन पोटेशियम से बनती है और कपड़े धोने वाली साबुन बनती है सोडियम से। ठीक है, तो और ऐसे ही इसमें हो सकता है, ये हमारी कौन सी साबुन है? ये हमारी नहाने वाली साबुन है, और यदि इसमें हम क्या लगा दें? सोडियम लगा दें। क्या लगा दें? सोडियम। तो वो कौन सी साबुन बन जाएगी? कपड़े धोने वाली साबुन। कौन सी साबुन? कपड़े धोने वाली साबुन। तो ये हमने साबुन के बारे में थोड़ा सा बताया। अब साबुन के बारे में एक बार और फिर से बता देते हैं। उच्च वसा अम्लों के स्टीयरिक अम्ल, या फिर से सुनो, उच्च वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साबुन। ये साबुन की परिभाषा है। अब बात आती है कि साबुन बनती कैसी है। बात आती है कि साबुन बनती कैसी है। तो दोस्तों, हमने देखा है कि जो सस्ते तेल होते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल हुआ, है ना, सोयाबीन का तेल हुआ, है ना, और सरसों का तेल हुआ, है ना, सरसों का तेल हुआ, कंजी का तेल हुआ, ये हमने देखा है। तो दोस्तों, ये जो साधारण जो सस्ते तेल होते हैं, क्या होते हैं? जो सस्ते तेल होते हैं, इन सस्ते तेलों का यदि हम क्षार द्वारा, किसके द्वारा? सस्ते तेलों का यदि हम क्षार द्वारा अपघटन करा दें। क्या करा दें? अपघटन करा दें। तो जो हमें अपघटन के बाद हमें जो पदार्थ प्राप्त होगा वो होगा साबुन। क्या होगा? साबुन। ठीक है, अब वो कैसे प्राप्त होगा, क्या होगा, तो देखो हम बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने समझ ली, इसको हम हटा दें। चलो, इसको हटा देते भी नहीं है, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, हम पहले दोस्तों एक तेल का सूत्र लिख रहे हैं। आप ये समझ लेना कि ये कोई सा भी तेल है। ठीक है, एक सस्ता तेल है, सोयाबीन का, कंजी का, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, कोई भी एक तेल का हम सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, सभी तेलों का सूत्र समान होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। ठीक है, तो तेल का हम सूत्र लिखते हैं। तेल का सूत्र है मेरे भाई CH2, CH2 C17H35 COONA। मतलब इस तेल में क्या है? स्टीयरिक अम्ल है। क्या है? स्टीयरिक अम्ल है। ठीक है, चलो, यहाँ पर लिख दिया हमने CH, यहाँ पर लिख दिया C17H35। नो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे भाई, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हमें उल्टा करके लिखना था। ठीक है, कैसा? C17H35, है ना, इसमें भी लिखना है COOC17H35। ठीक है, CH2 COOC17H35। ठीक है, ये क्या है? तेल का सूत्र है। किसका है सूत्र? ये तेल है ना, ये, और ऐसा तेल का सूत्र है जिसमें स्टीयरिक अम्ल है। क्या है? स्टीयरिक अम्ल है। ठीक है, अब ये सोयाबीन का, मूंगफली का, या किसी का भी ये तेल है। ठीक है, चलो, अब इस तेल का यदि हम किसके द्वारा? क्षार के द्वारा, और क्षार हम दो ही ले सकते हैं। क्षार हमारे दो ही होंगे, या तो हमारा KOH क्षार होगा, या हमारा कौन सा क्षार होगा? NaOH क्षार होगा। ठीक है, या तो हमारा क्षार KOH हो सकता है, या हमारा क्षार क्या हो सकता है? NaOH हो सकता है। ठीक है, क्योंकि साबुन दो ही प्रकार की होती है, या तो सोडियम की साबुन होती है या पोटेशियम की साबुन होती है ना। तो यदि हमें पोटेशियम की साबुन बनाना है तो KOH के द्वारा जल अपघटन कराना पड़ेगा। यदि हमें सोडियम की साबुन बनाना है तो NaOH के द्वारा अपघटन कराना पड़ेगा। मतलब नहाने वाली साबुन बनाना है तो KOH के द्वारा क्रिया करानी होगी, है ना, और कपड़े धोने वाली साबुन बनाना है तो हमें NaOH के द्वारा क्रिया करानी होगी। ठीक है, तो ये है तेल। क्या है ये? तेल। हम मान लेते हैं कपड़े धोने वाली साबुन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम किससे? NaOH से क्रिया करा देंगे। किससे करा देंगे क्रिया? NaOH से। तो मेरे भाई, जब हम इसकी NaOH से क्रिया कराएंगे, NaOH से क्रिया कराएंगे, तो हम क्या करेंगे? इसके 3 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे? 3 अणु लेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास C17H35 COO कितने हैं? 3 हैं, इसलिए हम 3 अणु लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो 3 Na है, 3 Na इन C17H35 COO 3 जो हैं इनके साथ जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा? C17H35 COONA। इसके हमें कितने अणु मिल जाएंगे? 3 अणु मिल जाएंगे। 3 अणु मिल गए, कोई दिक्कत? अब हमारे पास OH कितने हैं? 3 है, और CH2 CH ये है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा बाहर फिर, है ना, CH2, इसमें OH हमारे पास 3 है तो OH इसमें जुड़ जाएगा,
फिर ये CH इसमें भी OH जुड़ जाएगा और ये CH2 इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, OH। तो ये है हमारा मेरे भाई ग्लिसरीन। क्या है, ग्लिसरीन। ठीक है, तो जब हम साबुन बनाते हैं तो ग्लिसरीन बाहर निकल जाती है, और ग्लिसरीन आपने देखा भी होगा, जो आप सर्दी के सीजन चल रहा है तो इसमें आप यूज कर रहे होगे। ठीक है, तो ये ग्लिसरीन बाहर निकल जाती है और ये मेरे भाई साबुन बन गई, है ना। और इसका सूत्र क्या है, यदि रासायनिक सूत्र की बात करें, सोडियम, और ये क्या है, स्टीरेट, है ना, ये स्टीरेट है ना, तो इसको अभी स्टीरेट बोलेंगे हम यहाँ पर, तो सोडियम स्टीरेट। ठीक है, सोडियम स्टीरेट जो है आपकी कपड़े धोने वाली साबुन, कपड़े धोने वाली साबुन। यदि आप नहाने वाली साबुन बना रहे हो तो आप किससे क्रिया कराओगे, KOH से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, किया जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों साबुन का बनाने की मेथड, मतलब सस्ते तेल अगर हम लेंगे और सस्ते तेलों का यदि हम क्षार के द्वारा क्या करा देंगे, अपघटन करा देंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, साबुन होगा। इसमें एक पदार्थ और प्राप्त होगा जो क्या होगा, ग्लिसरीन। ठीक है, इसका नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। तो ये मेरे भाई हमने क्या बना ली, साबुन बना ली। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा साबुन का हमने वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, अब ये साबुन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है नम साबुन मतलब नहाने वाली साबुन, और दूसरी होती है कड़ी साबुन मतलब कपड़े धोने वाली साबुन। तो दोस्तों इसकी पूरी जो थ्योरी है वो स्क्रीन पर आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अपमार्जक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिटर्जेंट। तो ये इंग्लिश नाम कभी हिंदी में लिखा हुआ डिटर्जेंट के नाम से आता है, और ये पूछता है कि बताइए डिटर्जेंट क्या है। ठीक है, तो डिटर्जेंट कितने टाइप के होते हैं, सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये डिटर्जेंट को और सस्ती भाषा में और साधारण भाषा में देखें तो दोस्तों हमारे घर में रखा हुआ जो निरमा होता है, ये होता है डिटर्जेंट। हमारे घर में रखा हुआ निरमा। ठीक है, तो हमारे घर में रखे हुए निरमे का क्या काम है कि ये हमें पता है कि दोस्तों जो कपड़े में यदि धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, या कोई तेलीय पदार्थ लग जाता है, या फिर कोई ग्रीस लग जाती है, तो यदि हम इसको निरमे से वॉश करते हैं, धोते हैं, तो ये साफ हो जाता है, ये शुद्ध हो जाता है, हट जाता है। समझ रहे हैं ना, तो मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, ये डिटर्जेंट निरमा का काम क्या है, धूल मिट्टी ग्रीस तेली जो पदार्थ होते हैं इनको दूर करना होता है। क्या होता है, दूर करना। तो सही है दोस्तों। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो दोस्तों बेरासायनिक पदार्थ, मतलब ये रासायनिक पदार्थ होता है, तो बेरासायनिक पदार्थ जो धूल मिट्टी ग्रीस तेलीय पदार्थों को दूर कर देते हैं, मतलब कपड़े से दूर कर देते हैं, उनसे हटा देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपमार्जक। क्या बोलेंगे, अपमार्जक। अब दोस्तों अपमार्जक की परिभाषा की बात करते हैं, अपमार्जक की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों जो अपमार्जक होते हैं, जैसे हमने साबुन में देखा था कि साबुन था जो पॉमिटिक और स्टीयरिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण था, है ना। तो ऐसा ही दोस्तों जो अपमार्जक होता है, क्या होता है, अपमार्जक होता है, ये जो अपमार्जक होता है एल्किल, क्या, एल्किल, ये हमने लिख दिया एल्किल, एल्किल या एरिल, एल्किल या एरिल। अब ये एल्किल या एरिल होते हैं क्या, इनको भी बताऊंगा। ठीक है, तो एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल का केवल और केवल सोडियम लवण होता है। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कभी नहाने वाला निरमा तो आता नहीं है। अब कपड़े धोने वाले निरमे को नहाने में यूज कर लो तो वो एक अलग बात है, बाकी ऐसा नहीं आता कि ये नहाने वाला निरमा है। निरमा तो केवल कपड़े धोने वाला ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों जो अपमार्जक होते हैं एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल के, एल्किल के या फिर एरिल सल्फोनिक अम्ल के कौन सी लवण होती है, केवल सोडियम लवण होती है, पोटेशियम लवण इसमें नहीं होते, केवल सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, अभी एल्किल क्या होता है, तो दोस्तों एल्किल होता है आर। क्या होता है, आर। आपको पता ही है एल्किल क्या होता है, आर होता है ना। और आर की जगह हम CH3 C2H5 मतलब एथिल मेथिल प्रोपेल ये सब ले सकते हैं। ठीक है, अब सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, तो सल्फोनिक अम्ल होता है दोस्तों HSO3, HSO3। तो एल्किल सल्फोनिक अम्ल ये हो गया। ठीक है, अब एरिल सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, तो एरिल का मतलब होता है मेरे भाई रिंग होता है, एरिल का मतलब क्या होता है, रिंग, और सल्फोनिक अम्ल है मतलब HSO3। तो ये एल्किल सल्फोनिक अम्ल हुआ और ये एरिल सल्फोनिक अम्ल हुआ। तो जो निरमा होता है, जो एल्किल सल्फोनिक अम्ल और एरिल सल्फोनिक अम्ल, इन दोनों का कौन सा लवण हो सकता है, सोडियम लवण हो सकता है। कौन सा लवण हो सकता है, सोडियम लवण। तो एल्किल
या एरल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम जो लवण होता है इसको ही हम बोलते हैं अपमार्जक, है ना। अब इसकी इससे क्रिया कराएंगे तो अलग अलग प्रकार के यौगिक बनेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऐसे पदार्थ जो धूल मिट्टी ग्रीस वस्त्र, धूल मिट्टी ग्रीस, है ना, तेलीय पदार्थ आदि को वस्त्रों से दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एल्किल या एरल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। केवल कितने कौन से लवण होते हैं? सोडियम लवण। तो ये तो अपमार्जक की बात हुई, ये अपमार्जक है। धूल मिट्टी कपड़ों को साफ करता है कपड़ों को, ठीक है। अब अपमार्जक की बात करें तो दोस्तों अपमार्जक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दोस्तों इन सब की पूरी थ्योरी आपको मिलेगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, अभी मैं केवल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपमार्जक मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के अपमार्जक होते हैं, ठीक है। पहला होता है धनायनी अपमार्जक। कौन सा? धन आयनी अपमार्जक, धन आयनी अपमार्जक। दूसरा होता है ऋण आयनी अपमार्जक, ऋण आयनी, ऋण आयनी अपमार्जक, ऋण आयनी अपमार्जक। और तीसरा होता है अनआयनी अपमार्जक, अनआयनी अपमार्जक, अपमार्जक। तो ये 3 प्रकार के होते हैं अपमार्जक, धनायनी अपमार्जक, ऋणायनी अपमार्जक और अनआयनी अपमार्जक। अब ये क्या क्या होते हैं इनको समझो। तो दोस्तों धनायनी अपमार्जक की बात करें तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, धन आयन। कौन सा आयन? धन आयन। इसमें ऋण की बात कर रहे हैं, इसमें ऋणायनी क्या है? मतलब ऋण आयन। इसमें कोई भी आयन नहीं होता, कोई भी आयन नहीं होता, ना इसमें धनायन होता है और ना इसमें ऋणायन होता है, ठीक है। तो धनायनी अपमार्जक क्या होते हैं? तो दोस्तों धनायनी अपमार्जक ऐसे अपमार्जक होते हैं जिनकी प्रक्षालन क्रिया, प्रक्षालन क्रिया मतलब कपड़ों से धूल मिट्टी ग्रीस तेलीय पदार्थ इनको हटाने की क्रिया, धूल मिट्टी ग्रीस तेलीय पदार्थ इनको जो हटाने की क्रिया होती है इनको हम बोलते हैं प्रक्षालन क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रक्षालन क्रिया, ठीक है। तो यदि ऐसे अपमार्जक जिनकी प्रक्षालन क्रिया धनायन पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? धनायन पर निर्भर करती है, इन्हें हम बोलते हैं धनायनी अपमार्जक। मतलब यदि ये जो अपमार्जक होते हैं कपड़े से धूल मिट्टी ग्रीस को धनायन द्वारा हटाते हैं। किसके द्वारा हटाते हैं? धनायन द्वारा, इसलिए इनका नाम रखा गया धनायनी अपमार्जक, ठीक है। अब ऋणायनी अपमार्जक की बात करें तो ऋणायनी अपमार्जक मेरे भाई ऐसे अपमार्जक होते हैं जिनकी जो प्रक्षालन क्रिया होती है वो ऋणावेश द्वारा होती है। मतलब कपड़े से धूल मिट्टी जो साफ करते हैं वो ऋणायन द्वारा करते हैं, तो इन्हें ऋणायनी अपमार्जक बोलने लगे, ठीक है। अब अनायनी अपमार्जक क्या है? तो दोस्तों अनायनी अपमार्जक ऐसे अपमार्जक होते हैं जिनकी जो प्रक्षालन क्रिया होती है ना, कपड़े से धूल मिट्टी साफ करने की जो क्रिया होती है वो कोई भी आयन द्वारा नहीं होती, ना धनायन द्वारा होती है ना ऋणायन द्वारा होती है, पूरे अणु द्वारा इनकी प्रक्षालन क्रिया होती है। तो ऐसे अपमार्जक को हम बोलते हैं अनआयनी अपमार्जक। तो दोस्तों ये हमने धनायनी और ऋणायनी अपमार्जक में मतलब पूरा अनायनी ये अपमार्जक हमने पूरा क्लियर किया। अब दोस्तों इसकी जो थ्योरी है वो स्क्रीन पर आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। पूरा जो अपमार्जक है उस पूरे अपमार्जक की थ्योरी यहाँ पर आ रही है। अब दोस्तों हम साबुन और अपमार्जक में अंतर देखते हैं कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। और आपको ये बता देता हूँ क्वेश्चन कि ये जो क्वेश्चन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आता है ज्यादा, ठीक है। तो इसमें अंतर की बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहले अंतर की बात आपको लिखते जाना, मैं बताते जाऊंगा समझाते जाऊंगा और आप लिखते जाना, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो पहला पॉइंट है वो तो हमने यही समझा था कि यह उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ये हमने लिख लिया। और इसमें हमने क्या देखा था कि ये एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल के केवल सोडियम लवण होते हैं, यही तो चीज हमने पढ़ा। ये एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल के कौन से लवण होते हैं? सोडियम लवण होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो दूसरा पॉइंट ये है कि देखो हमने देखा था कि इनको हमने तेल से बनाया था। किससे बनाया था? तेल से। क्या इनको बनाने के लिए हमने कोई तेल का यूज किया? नहीं किया ना, कोई भी तेल का यूज नहीं किया। मतलब मेरा मतलब दोस्तों ये है कि जो साबुन होते हैं वो तेल युक्त होते हैं। कौन से? तेल युक्त होते हैं, तेल युक्त होते हैं। कौन? साबुन। साबुन तेल युक्त होते हैं, लेकिन जो अपमार्जक या निरमा होता है ये तेल रहित होते हैं, तेल रहित होते हैं, तेल रहित होते हैं।
तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब पहला पॉइंट आप लिख लेना, दूसरा पॉइंट हमने ये बता दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, तो तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो साबुन होते हैं, क्या होते हैं, जो साबुन होते हैं ये कठोर जल में कपड़े को साफ नहीं करते। मतलब यदि कोई कठोर जल है, मतलब ठंडा, ज्यादा ही ठंडा जल है, तो ये जो साबुन है कपड़े को ठीक तरीके से साफ नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब आपको ये लिखना है कि यह कठोर जल में कपड़े को साफ नहीं करते। इसमें क्या लिखना है, यह कठोर जल में कपड़े को साफ करते हैं, यह कठोर जल में कपड़े को साफ करते हैं। कितने पॉइंट हुए हमारे, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि यदि दोस्तों जो साबुन है, क्या है, साबुन है, ये साबुन है, इस साबुन को यदि हम किस में घोल दें, जल में घोल दें, साबुन को यदि जल में घोल दें तो ये विलयन जो बनेगा वो बनेगा क्षारीय विलयन। कौन सा विलयन, क्षारीय विलयन। कौन सा विलयन, क्षारीय विलयन। लेकिन मेरे भाई यदि अपमार्जक को हम जल में घोल दें, किसको, अपमार्जक को यदि हम जल में घोल दें तो जो विलयन बनेगा वो उदासीन विलयन बनेगा। मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं, साबुन का क्षारीय विलयन, साबुन का विलयन क्षारीय होता है, साबुन का विलयन क्षारीय होता है, यहां पर लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, अपमार्जक का विलयन, अपमार्जक का विलयन उदासीन होता है। अपमार्जक का विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो साबुन को जल में घोलेंगे तो क्षारीय विलयन बनेगा, और अपमार्जक को यदि हम जल में घोलेंगे तो कौन सा विलयन बनेगा, उदासीन विलयन बनेगा, ठीक है। तो चलो ये हमारे कितने पॉइंट हुए, 4 पॉइंट हुए, ठीक है। चलो अब पांचवा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है क्या, इस पर दिख रहा है ना। तो पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो साबुन की प्रक्षालन क्रिया होती है, मतलब कपड़े जो होते हैं, कपड़े में से धूल मिट्टी जो तेल युक्त पदार्थ है इनको हटाने की क्रिया, साबुन में से मतलब सॉरी, कपड़े में से धूल मिट्टी ग्रीस इनको हटाने की क्रिया कम होती है, किसकी अपेक्षा, अपमार्जक की अपेक्षा। मतलब ऐसा हम कहेंगे कि जो साबुन की जो प्रक्षालन क्रिया होती है अपमार्जक की तुलना में कम होती है, अपमार्जक की तुलना में कम होती है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपमार्जक की जो प्रक्षालन क्रिया होती है साबुन की तुलना में अधिक होती है, साबुन की तुलना में अधिक होती है। तो ये मेरे भाई मैंने आपको कितने पॉइंट बताए, 5 पॉइंट बताए, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये हमने आज पूरा साबुन और अपमार्जक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।